मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? आम में तो हमने सुना होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा बिल्कुल सिंपल होती है कि जिसे लिखकर या बोलकर प्रकट किया जाए उसे भाषा कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद मुख्य रूप से। वैसे तो तीन भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ दो ही को हम मानते हैं। एक मौखिक, दूसरा लिखित। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर किसी को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे दो व्यक्ति के बीच में बात हो रही है और तीसरा भाषण से अपने विचारों को बताए, तब मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। ठीक है? जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है और तीसरा भाषण देकर आपको समझा रहा है कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा नाटक में किया जाता है। जो ये प्ले होता है ना, इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्ले में हमें सामने वाले को बोलकर या सुनकर उसको हम बताते हैं या समझाते हैं, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के और अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला है फिल्म। नाटक तो हमने समझ लिया। अब दूसरा है फिल्म। फिल्म में भी सामने वहाँ पे फिल्म चलती है तो हम उसको सुनकर समझते हैं। अब ये तो नहीं है कि फिल्म लिखी हुई है तो लिखकर हम समझ रहे हैं। वहाँ पे हमें दिख रही है, वहाँ पे हम सुन रहे हैं, तब हम उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है? और तीसरा आता है समाचार पत्र। समाचार पत्र में लिखा होगा तभी तो हम पढ़ेंगे, वरना हम क्या पढ़ेंगे? तो यही है मौखिक भाषा के उदाहरण। तो अब हम लिखित भाषा समझते हैं। मौखिक भाषा आपको समझ आ गई होगी। हम लिखित भाषा समझते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर बताते हैं, यानी कि कोई हमसे दूर बैठा है, मतलब आप जैसे कि आप दिल्ली में हैं और कोई बैठा है बिहार में, तो अब आप उसको अपनी बातें अब आप उसको आमने सामने तो बोल तो सकते नहीं है, लिख कर ही बताएंगे। बोलकर तब बताएंगे जब आप उसको फ़ोन करेंगे। तो अगर आपको लिखित भाषा में बताना है तो आप लिखकर किस तरह बताएंगे? मैसेज के थ्रू, जैसे कि, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है? उदाहरण इसके हैं जैसे कि ग्रंथ। कोई ग्रंथ लिखा हो तो वो लिखित भाषा में है, तभी तो आप उसको पढ़कर समझ सकेंगे, वरना आप क्या है समझ सकेंगे? नहीं समझ पाएंगे। ग्रंथ मतलब यानी कि कोई नोवेल, कोई बुक, ये पुस्तकें, बुक्स, जब मैंने बोला बुक्स तो पुस्तकों में भी लिखा होगा तभी तो आप उसको पढ़कर समझेंगे ना। अब पुस्तकों में से कोई बोलेगा तो नहीं। हाँ, अखबार मतलब यानी कि जो आप न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ते हैं। पत्र मतलब कोई आपको लेटर लिख कर देगा तभी तो आप उसको पढ़कर समझेंगे। अब कोई ऐसा तो नहीं है गीत गाकर आपको लेटर दे रहा है। तो पत्रिकाएं मतलब पत्रिकाएं हम कहते हैं जो हम पत्रिकाएं
ठीक है आदि। ये सारे हो गए लिखित भाषा के उदाहरण। अब हम आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है व्याकरण को समझना कि व्याकरण किसे कहते हैं। अगर आपने व्याकरण समझा तब जाके आपको आगे आसानी होगी, क्योंकि ये व्याकरण ही पूरा है। व्याकरण का अर्थ समझेंगे तभी तो हम आगे की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सिखाया जाता है। क्या है व्याकरण? एक शास्त्र जिससे भाषा को सही लिखने, शुद्ध मतलब सही लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सिखाया जाता है। व्याकरण से ही तो हम जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द हमें कैसे लिखने हैं, विलोम शब्द में क्या होता है, लिंग बदलो किसे कहते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। तो पहला हम समझेंगे वर्ण विचार क्या होता है। इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, उच्चारण मतलब वर्णों को बोलना, रूप मतलब उसके रूप कि वो कैसा है, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि यानी कि वर्णों को किस तरह मिलाया जाता है और उसको लिखने की विधि क्या है, उसको किस तरह लिखा जाता है। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? वर्ण विचार के अंतर्गत, यानी कि उसके अंदर आता है। ठीक है, तो वर्ण विचार को और डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। आगे डिटेल में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं शब्द विचार। इस विचार में शब्दों के भेद यानी कि शब्द विचार के क्या क्या कौन कौन से भेद होते हैं। व्युत्पत्ति मतलब उत्पन्न यानी कि उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, रचना, उसकी रचना कैसे की गई, रूप यानी कि उसके क्या क्या रूप है, प्रयोग यानी कि उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है आदि के बारे में बताया जाता है। तो ये होता है शब्द विचार। इसके बारे में भी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब तीसरा आता है पद विचार। इस विचार में पद का तथा पद के भेदों के बारे में बताया जाता है। इस विचार में किसके बारे में बताया जाता है? पद और पद के भेदों यानी कि पद क्या होते हैं, पद के कितने भेद होते हैं। चौथा आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार मतलब यानी कि सेंटेंस का विचार सेंटेंस को बनाना। जब हमें वाक्य विचार, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इस विचार में वाक्यों की रचना कैसे की जाती है यानी कि वाक्यों को बनाया कैसे जाता है, उनके भेद क्या होते हैं, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने यानी कि वाक्यों को कैसे बनाएं और वाक्यों को कैसे अलग करें, विराम चिन्ह, पद परिचय, वाक्य निर्माण। विराम चिन्ह मतलब जैसे कि हम कॉमा ये सब सीखेंगे तो इनको हम विराम चिन्ह कहते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं हिंदी में। पद परिचय, पद का परिचय सीखेंगे, वाक्य निर्माण सीखेंगे, गठन कैसे किया जाता है, प्रयोग कैसे किया जाता है, उनके प्रकार आदि के बारे में इसमें बातें होती हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए और इसको समझने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना डाउट बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। शुक्रिया, थैंक यू। हिंदी कक्षा में आने के लिए शुक्रिया।